हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विज्ञान हर घर बने पाठशाला। आपका एक बार फिर से मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है विज्ञान हर घर बने पाठशाला। आप पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि कार्बन चक्र क्या होता है, विभिन्न बायोकेमिकल साइकिल्स कैसी होती हैं, किस प्रकार होती हैं, वो आपने पढ़ी थी। अब हम इसके आगे पढ़ेंगे। तो आज हम शुरू करते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव से। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है बच्चों? देखिए, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प आदि पृथ्वी से परावर्तित होने वाले अवरक्त किरणों को अवशोषित कर लेते हैं, जिससे वायुमंडल का ताप बढ़ जाता है। अब इसे ही ग्रीन हाउस कहते हैं। यानी वायुमंडल का जो ताप बढ़ता है, वो जो बढ़ता है आपका, ये बढ़ता है आपके परावर्तित पृथ्वी में जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरे जो किरणें होती है उनको अवशोषित करती है पृथ्वी, फिर इनको वायुमंडल में रिफ्लेक्ट करती है, जिसके कारण जो है वायुमंडल का तापमान बढ़ जाता है। ठीक है बच्चों, तो इसी को हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। अब कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत बढ़ने के कारण क्या है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड क्यों बढ़ रही है? देखिए, इसके जो है वायुमंडल में बढ़ने के कारण और इसके दुष्प्रभाव क्या क्या है। पहला, ग्रीन हाउस के प्रभाव के कारण जो है कार्बन बढ़ जाता है। दूसरा, वैश्विक उष्णीकरण यानी ग्लोबल वार्मिंग होता है, इसका प्रभाव। पृथ्वी में औसतन तापमान बढ़ जाएगा अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जाए। चोटियों पर जो जमी बर्फ है वह पिघलने लग जाएगी और पिघलते समुद्रों की लेवल बढ़ जाएगी। तो ये जो है, ये है कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशत बढ़ने के प्रभाव। उसके बाद बच्चों आता है अगला हमारा ऑक्सीजन चक्कर, O2 साइकिल यानी ऑक्सीजन साइकिल। इसको देख लेते हैं। ऑक्सीजन का मुख्य स्रोत आपको पता है वायुमंडल में, वायुमंडल ही है। अब ये वायुमंडल का लगभग 21% भाग है उपस्थित है ऑक्सीजन का वायुमंडल में। ठीक है, यह पानी में घुले हुए रूप में भी पाई जाती है जलाशयों में, और जलीय जीवों को जीवित रखने में भी यह सहायता करती है। बाकी हम लोगों को तो पता ही आपको वायुमंडल में ऑक्सीजन कितनी आवश्यक है, बिना इसके हम सांस नहीं ले सकते और जीवित नहीं रह सकते। ठीक है, इसके अलावा वायुमंडल की जो ऑक्सीजन का उपयोग 3 प्रक्रियाओं द्वारा होता है, जैसे सांस लेने में, जलाने के लिए, दहन के लिए, और नाइट्रोजन के ऑक्साइड का निर्माण करने के लिए। इन 3 प्रक्रियाओं में वायुमंडल की जो ऑक्सीजन है उसका उपयोग किया जाता है। अब ऑक्सीजन का सब जीवधारियों के श्वसन के लिए अनिवार्य है। ठीक है बच्चों, उसके बाद प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन वायुमंडल में मुक्त होती है। ठीक है, तो इस प्रकार जो है ऑक्सीजन चक्र वायुमंडल में पूरा होता है। अब ये आप देख लीजिए इसको, ऑक्सीजन चक्र कैसे होता है, ये आपको चित्र में दिखाई दे रहा है। चित्र के माध्यम से आप समझिए। इसमें देखिए वायुमंडल की ऑक्सीजन है, इसको यूटिलाइज करते हैं हम सांस के लिए। ठीक है, और फिर सांस के द्वारा जो है इसको हम बाहर वाटर यूटिलाइज होता है, और वाटर के द्वारा प्रकाश संश्लेषण यानी जो पेड़ पौधे हैं इसको श्वसन में इस्तेमाल करते हैं, और वाटर भी लेते हैं। वाटर के द्वारा जो है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा वह कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या करते हैं, छोड़ते हैं, कंज्यूम करते हैं और ऑक्सीजन वातावरण में छोड़ते हैं। यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो है सांस के द्वारा जो हमने छोड़ी, वह और पानी की सहायता से जो है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया करते हैं पौधे, और जिसके द्वारा फिर ऑक्सीजन को वायुमंडल में छोड़ देते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो कार्बनिक अणु होते हैं वो भी आपके श्वास के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा जो है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में यूज होती है, जो कि वापस जो है वायुमंडल में पहुंच जाती है। तो इस प्रकार जो आपका ऑक्सीजन चक्र जो है पूरा होता है। इसके बाद बच्चों, प्रकृति में ऑक्सीजन चक्र इस तरह से भी हम दिखा सकते हैं। देखिए, इसमें वायुमंडल ऑक्सीजन है। अब इसमें क्या हो रहा है, ग्लूकोज जो है, यानी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ग्लूकोज जो है यूटिलाइज हो रहा है, और आगे आपका जो है यहाँ पे हम ग्लूकोज यूटिलाइज करते हैं। ये श्वसन की प्रक्रिया है बच्चों, ये आपकी श्वसन की प्रक्रिया जहाँ पे ग्लूकोज यानी ऊर्जा और ऑक्सीजन यूटिलाइज होती है, और आगे बनती है हमारी ऊर्जा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी है वो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में पौधे यूज़ करते हैं। इसमें क्या करते हैं, वो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में क्या करते हैं, ये दोबारा से ऑक्सीजन बनाते हैं और वातावरण में छोड़ते हैं। यानी इसमें क्या होता है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड यूटिलाइज होती है आपकी, और वो दोबारा ऑक्सीजन वायुमंडल में छोड़ी जाती है। तो इस प्रकार बच्चों ये भी आपका ऑक्सीजन चक्र दिखाया गया है इसके माध्यम से। तो ये आपका ऑक्सीजन चक्र पूरा होता है। इसके बाद का टॉपिक है आपका ओजोन परत यानी ओजोन लेयर। अब ये ओजोन लेयर है, बहुत ही जरूरी है हमारे वातावरण के लिए बच्चों, इसका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। देखिए, ओजोन ऑक्सीजन का एक अपरूप ही है, क्योंकि ओजोन का फार्मूला आपको पता ही है O3 है, ऑक्सीजन का फार्मूला O2 है।
ठीक है, यानी इसमें 3 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन होते हैं जबकि ऑक्सीजन में 2 मॉलिक्यूल होते हैं। तो यह एक ऑक्सीजन का अपरूप भी है। अब जिसमें ऑक्सीजन के 3 परमाणु पाए जाते हैं और यह वायुमंडल में 16 किलोमीटर से 60 किलोमीटर की ऊंचाई तक उपस्थित होती है। ओजोन जो है वायुमंडल में 16 किलोमीटर से 60 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही उपस्थित होती है। अब सूर्य के आने वाले पराबैंगनी किरणें जो होती है ना, वो हमारी ओजोन लेयर्स को अवशोषित करती है, इसे हमें तक पहुंचने नहीं देती है। अगर यह पृथ्वी तक पहुंच जाए तो हमें कैंसर जैसी बीमारियां हो सकती हैं। इसलिए यह पृथ्वी के बाहर जो है जीवों के लिए एक सुरक्षात्मक आवरण बनाती है। ठीक है, यह पराबैंगनी विकिरणों को हानिकारक विकार जैसे मोतियाबिंद, त्वचा कैंसर, अन्य आनुवंशिक रोगों को हमें बचाती है, इससे बचाती है। इसके बाद 1985 के आसपास वैज्ञानिकों ने अंटार्कटिक भाग के पास ओजोन छिद्र की उपस्थिति ज्ञात की थी। यानी जो अंटार्कटिक जो हमारा क्षेत्र है उसके ऊपर जो है ओजोन जो परत है उसके अंदर छिद्र प्राप्त मतलब उपस्थिति जो है हमें पता लगी थी, जो कि दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहा है। अब इसके कारण क्या है बच्चों, ओजोन लेयर के नष्ट होने के कारण क्या है, ये भी प्रश्न आता है कि ओजोन लेयर पे एक संक्षिप्त नोट लिखिए। उसमें आपको ओजोन लेयर क्या है वो बताना होता है, इसका लाभ क्या है वो बताना होता है, और साथ में आपको बताना होता है इसके ह्रास होने के, इसके नष्ट होने के कारण। तो हम देख लेते हैं ओजोन परत के ह्रास यानी नष्ट होने के कारण क्या क्या है। पहला है एरोसोल या क्लोरोफ्लोरोकार्बन, को बोलते हैं हम CFC। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है यह एक क्रिया करता है जिसके कारण जो है ओजोन लेयर को नष्ट करता है। दूसरा है आपका इसके बाद है आपका सुपरसोनिक विमानों के ईंधन में दहन के रूप में पदार्थ वो नाभिकीय विस्फोट भी ओजोन परत के ह्रास का कारण बनता है। जो सुपरसोनिक विमान होते हैं उनमें ईंधन के रूप में जो पदार्थ यूज होते हैं ना, और वो नाभिकीय विस्फोट में भी ओजोन परत में नुकसान होता है। तो इस प्रकार जो है ओजोन परत को इन कारणों से नुकसान हो रहा है। तो बच्चों इसी के साथ जो है आपका चैप्टर पूरा खत्म होता है। तो मुझे उम्मीद है आप बच्चों ने सारा ये चैप्टर अच्छी तरह से समझा होगा। जितने भी हमारे बायोकेमिकल साइकिल्स हैं, जैसे ऑक्सीजन चक्कर, कार्बन चक्कर, नाइट्रोजन चक्कर और कार्बन डाइऑक्साइड चक्कर, आपने अच्छी तरह से ये सारे चक्कर या साइकिल्स अच्छी तरह समझे होंगे। अब हम चलते हैं इस चैप्टर के अभ्यास के प्रश्नों की तरफ। बच्चों चलो देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, जीवों के लिए वायुमंडल क्यों आवश्यक है। तो आपको मैंने बता दिया वायुमंडल में बहुत ही महत्वपूर्ण, हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, यह जीवन का आधार है। इसमें क्या होता है आपको पता है, वायुमंडल में बहुत सारी गैसें, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प होते हैं। ठीक है, अब ये ऑक्सीजन आपको पता है ये सभी जंतुओं के लिए आवश्यक है, क्योंकि हम सांस लेने में इसको इस्तेमाल करते हैं। जो स्थल में रहते हैं वो श्वसन के लिए, और जल में घुले हुए ऑक्सीजन को जलने में रहने वाले जीव इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और इसी प्रक्रिया के द्वारा जो है कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है। पेड़ पौधे इस कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज में बदल देते हैं और भोजन बनाते हैं, और फिर पूरी पृथ्वी को जो है ऑक्सीजन देते हैं, यानी ऑक्सीजन जो है छोड़ते हैं वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड लेने के बाद। और वायुमंडल में पूरी पृथ्वी एक कंबल की तरह ढकी रखती है, किसके द्वारा, वायुमंडल के द्वारा। तो वायुमंडल यानी क्या होता है आपको, एटमॉस्फेयर क्या होता है, जो पृथ्वी की चारों तरफ एक कंबल की तरह वायु की लेयर होती है, उसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। तो वायुमंडल पृथ्वी को एक कंबल की तरह ढके रहता है। और वायु क्या है, एक ताप का कुचालक भी है, इसलिए पृथ्वी को औसतन ताप को कम रखता है, यानी इसी कारण जो है पृथ्वी अधिक गर्म नहीं हो पाती है, क्योंकि हमारे चारों तरफ क्या है, वायुमंडल है, जो कि वायु जो है ताप का कुचालक है। ठीक है, यदि दिन के समय तापमान बढ़ने से रोकता है और रात को तापमान पृथ्वी के अंतरिक्ष में जाने की दर को कम करता है, यानी रात को तापमान को घटने से रोकता है। इस प्रकार जो है वायुमंडल हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। दूसरा प्रश्न है, जीवन के लिए जल क्यों आवश्यक है। तो कोई बहुत बड़े कठिन तो आप बता सकते हो। देखिए, जीवन की उत्पत्ति आपको पता ही है, सर्वप्रथम महासागरों में जल में हुई है। सागर के जल में जीवन की उत्पत्ति नीले हरे शैवाल और साइनोबैक्टीरिया नामक जीवों के रूप में हुई थी। अब ये जीव एक सेलुलर है, यानी यूनिसेलुलर है, और इनकी लंबी अवधि के दौरान जो है एक कोश के जीव से बहुकोश के यानी मल्टी सेलुलर जीव बने हैं। तो सभी जीवों में 70 से 90% तक पानी ही पाया जाता है। ठीक है बच्चों। अब दूसरा, हमारे शरीर में पाए जाने वाला जल जो है भोजन पोषक तत्वों को घोलकर शरीर के अंगों तक पहुंचाता है, इसलिए जल बहुत आवश्यक है। तीसरा, जल जो है स्वेदन यानी पसीने तथा वाष्पन क्रियाओं द्वारा मानव शरीर से बाहर को निकलता है, जिससे हमारे बॉडी का टेम्परेचर बिल्कुल मेंटेन रहता है। ठीक है। चौथा, जल हमारे शरीर के अपशिष्ट पदार्थों जैसे मलमूत्र होता है उसको बाहर निकालने में एक अच्छा माध्यम है, सहायता करता है ना। तो ये जितने भी मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ, ये सारे पॉइंट जो है आपके हमारे जीवन में जल की महत्वपूर्णता को बताते हैं। तो इसको आप आसानी से कर सकते हैं बच्चों, यहाँ से आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, ये सारे 13 पॉइंट इनको आप नोट करें।
अगला प्रश्न क्या है बच्चा? अगले प्रश्न है आपका, जीवित प्राणी मृदा पर कैसे निर्भर है? क्या जल में रहने वाले जीव संपदा के रूप में मृदा से पूरी तरह स्वतंत्र हैं? तो इसका उत्तर भी बड़े आराम से मैंने बड़े सही तरीके से समझाया हुआ है। यहाँ से देखिए, जीवित प्राणी, ये नोट्स बच्चों मैंने आपके लिए स्पेशली बनाए हो ताकि आपको इजी लैंग्वेज में समझ आए। अब जीवित प्राणी जो है मृदा पर निर्भर करता है, आपको पता है। मृदा में उत्पन्न पेड़ पौधों से अपना खाद्य प्राप्त करता है, ठीक है। जीवन यापन के लिए सभी आवश्यक तत्व इसी से प्राप्त होते हैं, आपको पता ही है। पेड़ पौधे हो चाहे दूसरे जीव हो, वो जितने भी लवण होते हैं वो जमीन से ही प्राप्त होते हैं, है ना। तो ये जीवन के प्राणियों का आधार है कौन? आपका मृदा। तो पानी में रहने वाले जीव जो है संपदा के रूप में मृदा से पूरी तरह स्वतंत्र नहीं होते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि वे जल में उगे पदार्थों को खाते हैं या उन पर आधारित अन्य प्राणी को खाकर जीवित रहते हैं। तो इस प्रकार ये प्रश्न भी रहता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 4, आपने टेलीविजन पर समाचार पत्र में मौसम संबंधी रिपोर्ट को देखा होगा। क्या आप सोचते हैं कि हम मौसम का पूर्वानुमान लगाना संभव है? देखिए, मौसम का पूर्वानुमान लगाना वैज्ञानिक जानकारियों पर आधारित होता है। दूर आकाश में स्थित जो सैटेलाइट होती है ना, वो पृथ्वी पर सदा अपनी दृष्टि जमाए रखती है। तो पृथ्वी के वातावरण में होने वाली हलचलों को यह रिकॉर्ड करते हैं, जिनको हम ट्रेस कर सकते हैं। तो इन घटनाओं के द्वारा, यानी जैसे दबाव फटने, समुद्रों में चक्रवात आने की सूचना हमें मिल जाती है। तो मानसून आने से पहले ही हम इसका अनुमान लगा लेते हैं कि वर्षा इस साल कितनी ज़्यादा होगी, कितनी कम होगी या कैसी स्थिति रहेगी। तो इस प्रकार जो है मौसम का पूर्वानुमान लगाना संभव है। उसके बाद बच्चों अगला प्रश्न आता है आपका, प्रश्न नंबर 5, हम जानते हैं कि बहुत सी मानवीय गतिविधियां वायु, जल एवं मृदा के प्रदूषण स्तर को बढ़ा रही हैं। अब क्या आप सोचते हैं कि इन गतिविधियों से कुछ विशेष क्षेत्रों की सीमित कर देने पर प्रदूषण दर को घटने में मदद मिलेगी? देखिए, बिल्कुल मिलेगी। इससे क्या होगा, बहुत सी मानवीय गतिविधियां जो ना, जो विशेष क्षेत्रों में सीमित कर दें हम, तो प्रदूषण दर घटने में सहायता तो अवश्य मिलेगी। क्योंकि जैसे उदाहरण देते हैं हम, आबादी वाले घने क्षेत्रों में अगर हम उद्योग और धंधों की स्थापना करें तो कुछ हद तक प्रदूषण नियंत्रण करेगा। यानी आबादी वाले क्षेत्रों से अगर हम दूर जाके उद्योग धंधों की स्थापना करें तो वहाँ पे प्रदूषण कम होगा। तो इन उद्योगों के कारण हो रहा प्रदूषण के कारण जो जल संसाधन, कृषि भूमि तथा उपजाऊ भूमि और अधिक प्रदूषित नहीं होंगी। चलिए अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 6 क्या है? जंगल, वायु, मृदा और जलीय स्रोत की गुणवत्ता को कैसे प्रभावित करते हैं? ठीक है, तो देखो, जंगलों की भूमि जो है बच्चों, आपको पता ही है, जंगलों की भूमि और वर्षा के बीच में गहरा संबंध है। अगर वृक्ष काटेंगे आप तो वर्षा भी कम हो जाएगी, ठीक है। तो जितने अधिक वृक्ष होंगे उतनी अधिक वर्षा होने की संभावना है। अब वृक्ष क्या करते हैं? वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया द्वारा जो जल को वातावरण में छोड़ते हैं। अब इस जल वाष्प को जो वातावरण छोड़ते हैं, इससे वर्षा बनती है। फिर वर्षा का जल जो दोबारा जो है जमीन पे आता है और मृदा के अंदर जो जल स्रोत हैं उनको भर देता है और भूमि जल के रूप में यह प्रचुर मात्रा में होता है। तो यदि हम मृदा पेड़ पौधे काट देंगे तो इससे बारिश भी कम होगी, ठीक है। बारिश कम होगी तो हमें पानी कम मिलेगा और ज़मीन का जो पानी है, भूजल पानी है, वो भी हमें कम हो, धीरे धीरे कम मिलेगा और उसकी मात्रा भी खर्च हो जाएगी या खत्म हो जाएगी। इसके अलावा वन क्या करते हैं? आपको पता है, कई प्रकार के जीव जंतुओं, जंगली जानवरों को आश्रय प्रदान करते हैं, हमें कई प्रकार की जड़ी बूटियाँ देते हैं, हमें घरों बनाने के लिए इमारती लकड़ी देते हैं, कई उद्योग धंधों के लिए कच्चा माल प्राप्त होता है। इसलिए जो है ये वन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और साथ में सबसे बड़ी बात, ये भूमि के कटाव को भी नियंत्रण करते हैं जो वन होते हैं, ठीक है। तो जंगलों की उपयोगिता को देखते हुए है वनों का पुनः पूर्ण, यानी वनों में दोबारा वनों में वृक्ष लगाने से वो आवश्यक है। तो हमें अगर एक वृक्ष काटते हैं, वैसे तो काटने ही नहीं चाहिए, लेकिन मजबूरी में काटना पड़े तो हमें उसकी जगह कम से कम 20 वृक्ष लगाने चाहिए, ठीक है। इन सबसे अतिरिक्त जो है पौधे जितने अधिक उगाए जाएंगे, हमारा पर्यावरण भी उतने अधिक स्वास्थ्यवर्धक रहेगा। पौधे हमारे वातावरण को स्वच्छ रखते हैं, दूषित होने से बचाते हैं। तो बच्चों, इस प्रश्न के साथ ही आपके इस चैप्टर के सभी अभ्यास के प्रश्न भी पूरे हो जाते हैं और मुझे उम्मीद है अब आपको ये चैप्टर पूरा अच्छी तरह से समझ आ गया है। इनके मैंने प्रश्न उत्तर भी आपको बता दिए हैं। तो बच्चों, आपका जो फर्स्ट टर्मिनल एग्जामिनेशन होने वाली है उसमें ये चैप्टर भी आएगा। अब हमारा अगला लास्ट चैप्टर बचता है, चैप्टर 15, वो हम करेंगे अगले वीडियो में। तो चलिए इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, पढ़ते रहें और सुरक्षित रहें।